नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरे पीछे आज जो फोटो आपको दिखाई दे रही है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा था नेताजी का। नेताजी आईसीएस की परीक्षा पास करके आए थे। उन्होंने चौथी रैंक ली, लेकिन इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। नेताजी एक ऐसे व्यक्ति जिनकी विचारधारा गांधी जी से नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। फर्स्ट ग्रेड जीके, फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसका एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी तैयारी को और सुलभ बनाने का प्रयास किया है और लेकर आया हूं आज टॉपिक सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897, उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह जिसका नाम है कटक। कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ। पिता जानकीनाथ बोस, मां का नाम प्रभावती, कहीं कहीं नाम मिलता है पार्वती। उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपको उचित लगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नेताजी के परिवार की फोटो। नेताजी की बात करें तो भरा पूरा परिवार था। नेताजी के बड़े भाई जो थे उनका नाम था, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, शरद बाबू। नेताजी के बड़े भाई का नाम था शरद बाबू और बड़े भाई के प्रति विशेष लगाव था और बड़े भाई को नेताजी मेजदा के नाम से संबोधित किया करते थे। और इन्हीं के बेटे थे शरद बाबू के, जिनका नाम था शिशिर। और शिशिर की मदद से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि नजरबंद रहते हैं कलकत्ता में, वहां से निकलेंगे और एक भेज धरेंगे जिसका नाम होगा जियाउद्दीन पठान। तो आइए शुरुआत करते हैं सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक यात्रा और देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक का योगदान, या कहें कि प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वर्ष 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद सेकंड यानी कि द्वितीय श्रेणी में पास की। 1916 में बीए के छात्र थे। किसी बात को लेकर उनके अध्यापक से उनकी कहासुनी हो गई और इसी बीच उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं यहां से निकल जाता हूं। हालांकि लिखा हुआ भी है, प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। एक बहुत बड़ी बात है, आज के जमाने में तो बीए, एमए, बीएड और न जाने क्या क्या डिग्रियां लेने के बाद भी सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से गुजरना पड़ता है। लेकिन उस जमाने में ग्रेजुएशन करते ही सरकार की तरफ से आपके पास ऑफर आता था कि क्या आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, यदि हाँ तो तुरंत आपको नौकरी भी मिल जाती थी। आईसीएस, पहले आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा को अंग्रेजी काल में कहा जाता था आईसीएस। आईसीएस का इन्होंने एग्जाम दिया 1920 में और 4th रैंक प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। कारावास, जैसा कि फोटो में भी आप देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है अपने पूरे जीवन में, ध्यान रखिएगा, टोटल 11 बार जेल जाते हैं। और सबसे पहले 1921 में उन्हें 6 माह का कारावास हुआ। 1930 में जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, उसी दौरान उन्होंने कोलकाता के महापौर के लिए चुन लिया गया। सोचिए, जेल में रहते हुए महापौर के रूप में चुना जा रहा है, एक बहुत बड़ी बात। आगे देखिएगा, 1932 में आगे फिर कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया और इस समय सुभाष चंद्र बोस की तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से उन्हें चिकित्सकों ने सलाह दी कि उन्हें बाहर जाना चाहिए और तब सुभाष चंद्र बोस जाते हैं यूरोप। सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं ऑस्ट्रिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया में इनका विवाह होता है। 1934 में जब सुभाष चंद्र बोस अपना इलाज कराने के लिए ऑस्ट्रिया जाते हैं तो वहां निर्णय लेते हैं कि एक पुस्तक की रचना करेंगे और पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की जरूरत थी। एक मित्र के माध्यम से
मुलाकात होती है एमिली, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस की पत्नी एमिली से इनका विवाह होता है और विवाह होने के बाद इनके एक पुत्री की प्राप्ति होती है और उन पुत्री का नाम है अनीता बोस। आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि वर्तमान में अनीता बोस जब भी इंडिया आती हैं तो लोग उन्हें उसी सम्मान और उसी आदर की दृष्टि से देखते हैं जैसा सुभाष चंद्र बोस के लिए था। तो ये थोड़ा सा इनका निजी जीवन है जिस पर हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस से जुड़ गए हैं, असहयोग आंदोलन से ही जुड़ गए थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को होता है और इस असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भीड़ के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। तभी 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक होती है और यहां कांग्रेस असहयोग आंदोलन रोकने का निर्णय लेती है। इस समय सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के इस कार्य के प्रति विरोध भी जताते हैं, लेकिन अभी सुभाष चंद्र बोस उस पोजीशन पर नहीं पहुंचे जहां पर उन्हें होना चाहिए। आगे देखें तो 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आती है जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी जाती। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी और नेहरू रिपोर्ट का विरोध न केवल सुभाष चंद्र बोस करते हैं बल्कि जवाहरलाल नेहरू भी करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन, वर्ष 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो रहा है और इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये जो हरिपुरा अधिवेशन है ये कांग्रेस का 51, मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, यह है कांग्रेस का 51 यानी कि 51 नंबर का अधिवेशन है। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथों के माध्यम से किया गया। अगली चीज, बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद भी आयोजित हुआ, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद है त्रिपुरी अधिवेशन। देखिएगा, एक अधिवेशन हो रहा है गुजरात और एक अधिवेशन हो रहा है एमपी, दोनों में सुभाष चंद्र बोस जीत रहे हैं। वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। 1939 में वापस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और इस समय महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले और सीतारमैया जी को 1377। लेकिन गांधी जी इस समय खुश नहीं हुए और गांधी जी इस समय कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है और गांधी जी के दबाव के कारण 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो जानने की जरूरत है कि सुभाष चंद्र बोस के बाद कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको हराया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया। मैंने मत भी आपके सामने लिख दिया। आगे चलते हैं। अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, तो ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। इतना सा ध्यान रखिए, एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। अब ये वो जगह है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद किया। देखिए, वर्ष 1941 की बात है। पुलिस को चकमा देते हुए पठान मोहम्मद जियाउद्दीन, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश से अपने घर से निकले। एक्चुअल में हुआ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने लगभग 2000 लोगों को एक प्रकार से सेना की वर्दी पहनाकर रोड पर परेड करवा दी थी।
सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि यदि अंग्रेजी सरकार को यहाँ से निकालना है तो हमें उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। और अंग्रेजी सरकार ने उनको यानी सुभाष चंद्र बोस को अपने ही घर में नजरबंद कर दिया था। तब वो वहां अपने भाई के बेटे, अभी जैसा कि मैंने बताया, शिशिर की सहायता से निकले और एक पठान का भेष धरा और पठान का नाम मोहम्मद जियाउद्दीन। आगे गए, पेशावर पहुंचते हैं जैसा कि दिख रहा है। और आगे एक ध्यान रखिएगा, ऑरलैंडो ऑरलैंडो मैजेंटा के नाम से इटली के नागरिक बनकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचते। तो ये निकलने का एक तरीका है। किस नाम से निकल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, कब निकल रहे हैं वो भी बता दिया, 1941 में। दोनों नाम आपको याद रखने। ठीक, आगे बढ़े। जर्मनी जर्मनी में हिटलर से मुलाकात करते हैं। देखिएगा, बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम रिबेनट्रॉप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो, एक छोटा सा ये ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद रेडियो की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। आगे चलकर 1942 में मुलाकात हो रही है किससे? एडोल्फ हिटलर। ये वही एडोल्फ हिटलर है जिसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था और पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। आगे चलता, अब सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलता। इसलिए अब लगा कि यहां से निकलना चाहिए। इधर जापान जा रहे हैं। देखिए, एशिया, पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, ये वही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने हॉर्डिंग सेकंड के ऊपर, यानी कि 1912 की बात बता रहा हूं, हॉर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। तो क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस और इनसे मुलाकात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। देखिए, लिखा हुआ है, जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले और जापान की संसद के सामने भाषण दिया। यह भी ध्यान रखिएगा, जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। इसके बाद 1943 में सिंगापुर में आरजी हुकूमते आजाद हिंद की स्थापना की और 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर अस्थायी सरकार की स्थापना की है तो बताएंगे सिंगापुर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री ये स्वयं ही बन गए और आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बने। आजाद हिंद फौज की अगर मैं बात करूं तो कैप्टन मोहन सिंह के मस्तिष्क की उपज मानी जाती है और सबसे पहले मलाया में आजाद हिंद फौज की स्थापना करने का उनके मन में विचार आया था। इतना सा ध्यान रखें। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। जापानी सेना ने सुभाष चंद्र बोस को 2 द्वीप दिए थे। एक द्वीप का नाम था अंडमान और एक द्वीप का नाम था निकोबार। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम तो कर दिया था शहीद और निकोबार का नाम कर दिया था स्वराज। लिखा होगा, देख लेंगे। दिल्ली चलो का नारा दिया। देखिए, यह द्वीप आरजी हुकूमते आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया। 2 याद रखेंगे, शहीद और स्वराज। आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण बताया और गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। तो यह भी सवाल बनता है। 3-4 चीजें हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और एक नारा है राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता का नारा किसने दिया है?
या नारा नहीं कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को किस नाम से संबोधित किया है? राष्ट्रपिता। आगे चलते हैं। ये एक मैप है, यहां से प्लेन उड़ता है और यहां तक पहुंचता है और यहां पहुंचकर कहते हैं कि क्रैश हो जाता है। 18 अगस्त 1945 की बात है। नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए और इस दिन के बाद कभी नहीं दिखे। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सेगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताईहूक को, ये एक याद रखिएगा, ताईहूक को, ये रहा ताइपे, और यहां पर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस विमान दुर्घटना के बाद कभी भी दिखाई नहीं दी। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताईहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित की गई और जापान की राजधानी टोक्यो, याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में एक मंदिर है, रेंकोजी मंदिर, उसमें रख दी गई। तो यहाँ से प्लेन जा रहा है, ये थोड़ा सा नीचे मैंने डिटेल दी है। द लास्ट जर्नी ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट सुभाष चंद्र बोस बिटवीन 16 अगस्त 1945 एंड 18 अगस्त 1945। द पाथ ऑफ कंप्लीट फ्लाइट आर शोन इन ब्लू, दोज नॉट कंप्लीट इन रेड। बोस प्लेन क्रैश्ड इन ताईहोकू, ताइपे, यहाँ पर इनका प्लेन क्रैश हो गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक तो 1956 में, एक 1977 में जांच आयोग, फिर एक 1999 में जांच आयोग बनाया जिसके प्रमुख थे मनोज कुमार मुखर्जी। फिर करेंसी इशू की गई है अस्थायी सरकार की, आजाद हिंद फौज के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। और अंतिम अगर देखें तो इसमें आपको ढूंढना है कि नेताजी आपको कहां दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, द क्रू ऑफ जापानीज सबमरीन I-29 आफ्टर द रंडजेस विथ जर्मन सबमरीन U-180-300 SM साउथ इट्स मेडागास्कर। बोस इज सिटिंग इन द फ्रंट रो। पहली लाइन में बॉस बैठे हुए हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए हैं, और 28 अप्रैल 1943 की बात है। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, जिनकी कहानी आपने देखी। आशा करता हूं कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में इससे आपको सहायता मिलेगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।